आप सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के बीच में कंप्लीट ज्योमेट्री की थ्योरी की क्लास लेकर आ चुका हूं। इस क्लास में मैं आप सभी लोगों को ज्योमेट्री को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक पढ़ाऊँगा। जीरो से स्टार्ट करके एडवांस लेवल का कहने का मतलब ये है कि मैं इसमें ज्योमेट्री की उन सभी इम्पॉर्टेंट थ्योरी को आपको बताऊंगा जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी जितना भी कॉन्सेप्ट आप इस क्लास में पढ़ेंगे वे सभी कॉन्सेप्ट सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको थंबनेल से पता भी चला होगा, थंबनेल में आप देखे भी होंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि जीरो से एडवांस लेवल तक। जीरो से एडवांस लेवल तक कहने का मतलब ये है सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे यानी अगर आप ज्यामिति यानी जियोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि ज्यामिति का मतलब क्या होता है। तो ज्यामिति के बारे में सबसे पहली लाइन आप जान लीजिए कि यह गणित विषय का एक ब्रांच है, एक शाखा है। ज्योमेट्री की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज्यामिति या इंग्लिश में कहें ज्योमेट्री उसका मीनिंग समझाऊंगा, उसका मतलब समझाऊंगा कि क्या होता है। आप यहाँ पर इसका हिंदी नाम देख रहे हैं, हिंदी में इसको ज्यामिति कहते हैं, इंग्लिश में इसको जियोमेट्री कहा जाता है। अगर हम ज्यामिति में ध्यान दें तो ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द होता है ज्या और दूसरा शब्द इधर आप देखें तो यह है मिति। अगर इंग्लिश नाम को भी अगर दो हिस्से में हम बांटें तो जो यहाँ पर शब्द है जियो, जो जियो शब्द है और इधर जो शब्द है आप देख रहे हैं मेट्री, ठीक है। जो हिंदी का ज्या शब्द है, ज्या शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, ब्रह्मांड से लिया जाता है। ज्या शब्द का अर्थ पृथ्वी से लिया जाता है, ब्रह्मांड से लिया जाता है। यानी जो ज्या शब्द है, ज्या शब्द का अर्थ पृथ्वी से लगाया जा सकता है या यह कहें कि समूचे ब्रह्मांड के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। इस पूरे ब्रह्मांड के लिए हम लोग ज्या शब्द का प्रयोग करते हैं। और हिंदी में जो शब्द है मिति, मिति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मापन। मिति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मापन। और ज्या शब्द का शाब्दिक अर्थ किससे लगाया जाता है? पृथ्वी से लगाया जाता है, इस ब्रह्मांड से लगाया जाता है। यानी ब्रह्मांड के लिए भी हम लोग ज्या शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इंग्लिश, अगर इंग्लिश वर्ड को ध्यान दें तो जियो शब्द का भी मतलब क्या होता है? तो जियो शब्द का भी मतलब पृथ्वी या ब्रह्मांड से लगाया जा सकता है, ठीक है ना। या जियो शब्द का अर्थ भूमि से लगाया जा सकता है, जियो शब्द का अर्थ भूमि होता है, ठीक है। ये जो भूगोल का शुरुआती शब्द है जियोग्राफी जो होता है तो वही जियो शब्द है यहाँ पर, ठीक है। और मेट्री का मतलब तो आपको समझ में यही आ रहा होगा कि मेट्री शब्द का अर्थ क्या होता है? मापन होता है। अब क्या है कि ज्या और मिति दोनों को मिला के एक शब्द बनता है ज्यामिति। यानी जियो और मेट्री दोनों को मिला के जियोमेट्री बनता है। तो ज्यामिति का क्या अर्थ हम बता सकते हैं? तो सबसे पहले गणित विषय में जो ज्यामिति है या इंग्लिश में कहें कि जो जियोमेट्री है, गणित का यह एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत इस पूरे ब्रह्मांड में हम अपनी आंखों से जितनी भी वस्तुओं को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, उन सभी वस्तुओं का कुछ न कुछ आकार होगा और कुछ न कुछ आकृति होगी। सभी वस्तुएं एक जैसी तो है नहीं। हम मनुष्य हैं तो ऐसे दिखते हैं, जानवर अलग तरह का दिखता है, टेबल मेज वगैरह अलग तरह का दिखता है, स्मार्टफोन अलग तरह का दिखता है, या डिजिटल बोर्ड अलग तरह का दिखता है, या ट्यूबलाइट अलग तरह की दिखती है, दीवार का अलग आकार और आकृति है। यानी इस समूचे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं, पेड़ पौधे, मकान इत्यादि जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं,
उन सभी वस्तुओं का कुछ न कुछ आकार है और उनकी कुछ न कुछ आकृति है। सबकी आकृति एक जैसी नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ एक जैसा नहीं दिखता है, सबका अलग अलग आकार, अलग अलग आकृति है। जो ज्यामिति है यह गणित का ब्रांच है और इस ब्रांच के अंतर्गत गणित में हम क्या सीखते हैं, तो इन्हीं आकारों और आकृतियों की समझ डेवलप कराता है। ये आकार और आकृतियों का मापन हम लोग सीखते हैं ज्योमेट्री में, यानी जितने भी आकार और आकृति हैं उनका मापन हम लोग ज्यामिति के अंतर्गत सीखते हैं। जितने भी समूचे ब्रह्मांड में अलग अलग तरह के आकार और आकृति हैं उनका समझ यह डेवलप करता है। किसी भी वस्तु को हम लोग देख के समझ आएंगे कि हाँ इसकी आकार और आकृति क्या है, और उसका अगर मापन करना रहेगा तो मापन में हमें हेल्प करेगा। अगर आप ज्यामिति का आपके पास नॉलेज है तो आपको आकृति और आकारों की समझ बहुत बहुत अत्यधिक डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ज्यामिति के अंतर्गत सभी प्रतियोगी परीक्षा में किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी वनडे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर जितने टॉपिक लिखे हुए हैं इन्हीं टॉपिक से ज्यामिति के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला चैप्टर है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस चैप्टर का नाम है रेखा एवं कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। उसके बाद से ज्यामिति के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है त्रिभुज का, फिर चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया, ज्यामितीय अवधारणाएं, कुछ अवधारणाएं हैं, ज्योमेट्रिकल कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उन कॉन्सेप्ट को अगर आप जानेंगे तभी उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछे जाने वाले प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और मिसलिनियस में मतलब विविध में क्या होता है, इन्हीं टॉपिक्स के अंतर्गत कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं जिनको हम मिसलिनियस में पढ़ते हैं। यानी जियोमेट्री के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, तो रेखा एवं कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। उसके बाद से ट्रायंगल, त्रिभुज पढ़ना है। उसके बाद से चतुर्भुज पढ़ेंगे, वृत्त को पढ़ेंगे, और उसके बाद से ज्यामितीय अवधारणाएं, कुछ जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे, और उसके बाद से मिसलिनियस यानी विविध भी देखेंगे। यानी इन सभी से मिलकर कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें रहेंगी तो उसको भी सीखेंगे। ठीक है ना, मिसलिनियस में एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं। चलिए तो अब हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं, और मैं आपसे प्रॉमिस किया हूँ शुरू में कि मैं इसको जीरो लेवल से पढ़ाऊँगा। आप थंबनेल में भी देखे होंगे कि जीरो लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक। जीरो लेवल से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि मैं अपनी भाषा को, इस क्लास की भाषा को इतना सरल बनाऊँ, कॉन्सेप्ट को इतना सरल बनाऊँ कि अगर किसी को जियोमेट्री बिल्कुल भी नहीं आता हो तो उसको भी समझ में आए। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है आपके सामने, तल, इसका एक और नाम है पृष्ठ, इसको सतह भी कहते हैं। यानी जो ये तीनों हिंदी नाम है, इन तीनों हिंदी नाम का मतलब एक ही है, मीनिंग तीनों का एक ही है। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इसको कहा जाता है सरफेस कहा जाता है। इसकी अवधारणा को हम लोग सीखते हैं। सरफेस या हिंदी में कहें तल, पृष्ठ, सतह किसे कहा जाता है? किसी भी वस्तु का वह हिस्सा जिसको हम छू करके महसूस कर सकते हैं, या किसी भी वस्तु का सबसे बाहरी हिस्सा जिसको हम छू करके महसूस कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का सबसे ऊपरी हिस्सा जिसको हम छू करके, टच करके महसूस कर सकते हैं, वह उस वस्तु का क्या कहलाता है? तल, पृष्ठ, सतह, या इंग्लिश में कहें तो सरफेस कहलाता है। किसी भी वस्तु के जिस हिस्से को हम लोग टच कर पाते हैं वह हिस्सा उसी वस्तु का तल, पृष्ठ या सतह कहलाता है। जैसे हमारी स्किन है तो स्किन के इस हिस्से को हम टच कर पा रहे हैं, तो जो यहाँ पर हमारा हाथ है तो हाथ का ये सरफेस है, ये जो मेरा ये हाथ है, हाथ का ये सरफेस है। जो ये मैं मार्कर पकड़ा हूँ तो मार्कर के किस हिस्से को मैं टच कर पा रहा हूँ? तो मार्कर के सतह को मैं टच कर पा रहा हूँ, यानी सबसे बाहरी हिस्से को, सबसे ऊपरी हिस्से को हम टच कर पा रहे हैं। यानी किसी भी वस्तु का
सबसे बाहरी हिस्सा, सबसे ऊपरी हिस्सा, या वह हिस्सा जिसको हम छू करके, टच करके महसूस कर सकते हैं। जैसे टच करेंगे तो हमें कुछ महसूस होगा। जैसे यह डिजिटल बोर्ड है, तो यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ, देखिए इसको मैं टच कर रहा हूँ तो महसूस हो रहा है कि मैं इस बोर्ड को टच कर रहा हूँ। यानी जो ये वाला हिस्सा है इस बोर्ड का सबसे ऊपरी हिस्सा है, सबसे बाहरी हिस्सा है, और यह चिकना दिख रहा है, ठीक है। तो यानी जो ये बोर्ड का सबसे बाहरी हिस्सा है, इसी को, इस बोर्ड का हम लोग तल कहेंगे, पृष्ठ कहेंगे, सतह कहेंगे। तल, पृष्ठ या सतह, इंग्लिश में सरफेस कहेंगे। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर किसी के द्वारा, देखिए यहाँ रॉड को पकड़ा गया है, ठीक है, दो लोगों के द्वारा हाथ से टच करके ऐसे पकड़ा गया है। तो यानी इस रॉड के किस हिस्से को टच किया गया है, तो इसके सबसे बाहरी हिस्से को हम टच करेंगे, पकड़ेंगे ऐसे, सबसे बाहरी हिस्से को ही पकड़ते हैं ना। और सबसे बाहरी हिस्सा इसका कैसा है, राउंडिंग शेप में है या सिलेंडर के शेप में है, बेलनाकार है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक टीचर के द्वारा क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है। क्लासरूम में पढ़ाया जाए तो सामने क्या है, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है। तो ब्लैक बोर्ड कैसा होगा, तो ब्लैक बोर्ड एक चपटा तल ऐसा होगा और ब्लैक बोर्ड के तल पर लिखा जा रहा है, यानी ब्लैक बोर्ड के ऊपरी हिस्से पर लिखा जा रहा है, उसके सरफेस पर लिखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए किसी के द्वारा लैपटॉप चलाया जा रहा है, तो लैपटॉप में जो उसके कीबोर्ड के जो बटन्स हैं, उन बटन्स के किस हिस्से को हम टच करते हैं तो हम टेक्स्ट लिख पाते हैं। तो बटन के सबसे ऊपरी हिस्से यानी उसके सरफेस को टच करेंगे, प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तभी हम कोई टेक्स्ट अपने लैपटॉप में लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए, ये गेंद है, तो गेंद अगर आप खेलते होंगे, वॉलीबॉल या फुटबॉल खेलते होंगे, अगर अपने हाथ में इस गेंद को आप ले लेंगे तो गेंद के सबसे बाहरी हिस्से को ही आप टच कर पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर किसी के द्वारा इस फसल को टच किया जा रहा है, और फसल के किस हिस्से को टच किया जा रहा है, तो सबसे बाहरी हिस्से को ही हम लोग टच कर पाएंगे, यानी सबसे ऊपरी हिस्से को टच किया जा रहा है, ठीक है ना। टच करके यहाँ पर देखिए इस फसल को हम टच करेंगे तो कुछ अलग महसूस होगा, बॉल को टच करेंगे कुछ अलग महसूस होगा, लैपटॉप के बटन को टच करेंगे कुछ अलग महसूस होगा, टीचर के द्वारा ब्लैक बोर्ड पढ़ाया जाएगा कुछ अलग फीलिंग्स आएगी, और यहाँ पर रॉड को टच किया गया कुछ अलग फीलिंग्स है, ठीक है। यानी टोटल मसला इस कॉन्सेप्ट में क्या है, टच करने का है। और टच करके हम किस हिस्से को टच कर रहे हैं, इस व्यक्ति के द्वारा अगर इसको टच किया जाएगा, इसके हाथ को, तो इसके हाथ के सबसे ऊपरी हिस्से को टच किया जाएगा, और सबसे ऊपरी हिस्सा ही क्या कहलाया जा सकता, उसको क्या कह सकते हैं गणित की भाषा में, यह उसके तल को टच कर रहा है, उसके पृष्ठ को टच कर रहा है, या उसके सतह को टच करेगा, ठीक है ना। यानी सरफेस का कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। अगले कॉन्सेप्ट में आकार एवं आकृतियां, ठीक है ना। यानी जो आकृतियां हैं उनकी स्पेलिंग क्या होती है, फिगर्स एंड शेप्स, मैंने आकार और आकृतियाँ, आकृतियों को ही चित्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। गणित की भाषा में आकृति भी कहते हैं, या आकृति को हमें चित्र समझना होगा, और आकार, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपके सामने है, सबसे पहले आकार के बारे में हम पढ़ेंगे। आकार दो तरह के होते हैं, यह नॉर्मल, आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आप ये जानते भी होंगे, लेकिन मैं अभी शुरुआत में बताया हूँ कि मैं इस क्लास को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा, छोटी छोटी चीज़ों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आकार कितने तरह के होते हैं, तो आकार दो तरह के होते हैं। इस ब्रह्मांड में दो तरह के आकार होते हैं, एक होता है 2D शेप। 2D शेप का मतलब नाम से ही क्लियर है कि 2D का मतलब यहाँ पर डायमेंशन है। डायमेंशन को हिंदी में विमा कहा जाता है, या गणित की भाषा में इसी को भुजा कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में अगर कहें तो साइड भी कहा जाता है, इसको भी बोला जाता है साइड, साइड बोला जाता है, ठीक है ना। साइड मतलब भुजा हो जाएगा, गणित की भाषा में ये है, ठीक है। तो अगर किसी आकार में दो डायमेंशन पाया जाए, किसी भी आकार को हम देखें और अगर उसमें बस दो डायमेंशन हो,
जैसे यहाँ पर आप ट्रायंगल देख रहे हैं तो ट्रायंगल में दो तरह की डायमेंशन दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज में दो तरह की डायमेंशन है। यह पंचभुज है, पंचभुज में भी दो तरह का डायमेंशन है। सेम प्रक्रिया इन सभी में है, ठीक है। यहाँ पर सर्कल भी, सर्कल नहीं बना हुआ है, सर्कल यानी वृत्त भी रहता, अगर ये वृत्त भी रहता तो इसमें भी कितने तरह की डायमेंशन पाई जाती है, वृत्त में भी दो तरह की डायमेंशन पाई जाती है। यानी जहाँ पर दो डायमेंशन पाया जाए, जिन आकारों में दो डायमेंशन यानी दो भुजाएं पाई जाएं या दो विमाएं पाई जाएं, तो उन सभी आकारों को हम लोग 2D शेप बुलाते हैं। उन आकारों को 2D शेप बुलाते हैं। या 2D शेप का मतलब दो डायमेंशन मतलब दो भुजाएं पाए जाए। या ऐसे नॉर्मल भी बता दिया जाता है कि मान लो कि अगर किसी आकार में केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। भुजाएं भी गणित में तीन तरह की होती हैं, गणित में तीन तरह की भुजाएं होती हैं। एक होता है जिसको स्मॉल एल से दिखाएंगे, उसको लेंथ कहते हैं। एक होता है स्मॉल बी से दिखाएंगे, जिसको ब्रिड्थ कहा जाता है, चौड़ाई हो जाएगा। एक होता है हाइट, एच से दिखाते हैं, ऊंचाई, जिसे लेंथ लंबाई, ब्रिड्थ चौड़ाई, हाइट क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 2D शेप होता है, 2D शेप में केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई पाया जाता है। 2D शेप में केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3D शेप। 3D शेप मतलब इसको हिंदी में कहते हैं त्रिविमीय आकृति, ठीक है। डी का मतलब मैं अभी बताया हूँ कि डी का मतलब होता है डायमेंशन। डायमेंशन को विज्ञान की भाषा में विमा कहते हैं या हिंदी में विमा कहते हैं, गणित की भाषा में इसको भुजा कहते हैं। और इसका और एक और अंग्रेजी शब्द होता है, भुजा को हम लोग इंग्लिश में क्या बुला सकते हैं, साइड भी बुलाते हैं, ठीक है। और साइड में बताया हूँ भुजा कितनी तरह की होती है गणित में, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीन तरह की भुजाएं होती हैं। और अगर किसी आकार में हमें दो भुजाएं दिखाई दे रही हैं तो हम उसको साधारण भाषा में नॉर्मली उसको बुला सकते हैं कि यह 2D शेप है। जैसे अगर आप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज क्या है, 2D फिगर है। चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, चतुर्भुज क्या है, 2D शेप है। सर्कल यानी वृत्त का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, वृत्त क्या है, 2D शेप है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ गया 3D शेप। 3D शेप का मतलब कि ये तीनों की तीनों डायमेंशन यहाँ पर पाई जाएं। यानी अगर किसी आकार में हम लंबाई भी पा रहे हैं, चौड़ाई भी देख रहे हैं और ऊंचाई भी देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं जिस कमरे में आपको पढ़ा रहा हूँ तो इस कमरे में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, ऊपर छत है, ऊंचाई भी है। यानी देखिए यहाँ पर बना हुआ है एक घनाभ बना हुआ है। घनाभ में अगर आप ध्यान देंगे तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊंचाई हो जाएगी। इसको लेंथ कह दे रहे हैं, इसको ब्रिड्थ कह दे रहे हैं, इसको हाइट कह दे रहे हैं। या यह कहें कि किसी भी आकृति में अगर तीन विमाएं दिखाई दें, तीन डायमेंशन दिखाई दे, तो उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, त्रिविमीय आकृति कहते हैं, ठीक है। और त्रिविमीय आकृति का उदाहरण आपके सामने है, जो क्यूब और क्यूबाइड होता है, जिसको घन और घनाभ कहते हैं। यह स्फेयर है, स्फेयर मतलब इसको गोला कहते हैं। स्फेयर कैसा होता है, तो स्फेयर 3D शेप के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कोन देख रहे हैं जिसको शंकु भी कहा जाता है, यहाँ पर आप बेलन देख रहे हैं, ठीक है ना। जो 3D शेप होता है यानी जो त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। अब जैसे देखिए यह गोला है, लेकिन गोला के टोटल हिस्से को हम यहाँ पर नहीं बना पाए हैं। यह कोन यानी शंकु है, जोकर की टोपी के तरह यह आकृति है, लेकिन इसको टोटल नहीं बना पा रहे। यहाँ आभासी रूप से बना हुआ है, समझना है कि हाँ यह क्या है, 3D शेप है। इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, ठीक है ना। जो सिलेंडर है, सिलेंडर में भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज पाया जाएगा। यानी ऐसे आकार जिसमें तीन विमाएं पाई जाएंगी उनको हम 3D शेप के अंतर्गत रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं।
चलिए हम वहाँ पर आकार के बारे में जाने हैं, यहाँ आकृतियों के बारे में जानेंगे। तो आकृतियाँ कितने तरह की होती हैं? तो आकृतियाँ भी दो तरह की होती हैं। पीछे हम लोग किसका कॉन्सेप्ट सीखे हैं? आकार का कॉन्सेप्ट देखे हैं। यहाँ पर आकृति देखेंगे। आकृति को भी दो हिस्से में बांटा जा सकता है। एक होता है ओपन फिगर, यानी कुछ आकृतियाँ ऐसी भी होती हैं जिनको देखने पर ऐसा फील होगा कि वह खुली आकृति है। ओपन फिगर नाम से ही क्लियर है कि इसको हिंदी में खुली आकृति कहा जाता है। हिंदी में खुली आकृति कहते हैं। और इधर लिखा हुआ है क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर को हिंदी में हम लोग कहेंगे बंद आकृति कहेंगे। क्या कहेंगे? बंद आकृति कहेंगे। चलिए, ओपन फिगर का मतलब कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आकृति बनाया जा रहा है और वह आकृति बनाने की शुरुआत बिंदु ए से करता है और आकृति को बनाते 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 ला के बिंदु बी पर समाप्त कर देता है। तो अगर यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है, क्लोज्ड फिगर में हम देख रहे हैं कि उसी व्यक्ति के द्वारा एक अलग आकृति बनाया जा रहा है। वह बिंदु ए से शुरू कर रहा है और घूमते घूमते आकृति बनाते बनाते वो ला के बिंदु ए पर ही उस आकृति को समाप्त कर दे रहा है। उसके बनाने जो आकृति वह बना रहा था उसी को उसी बिंदु पर ला के समाप्त कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ कि बिंदु ए से बनाना शुरू किया, बिंदु बी पर ले जाके समाप्त किया है। तो इसके द्वारा जो ये आकृति बनी हुई है, यह खुली आकृति यानी ओपन फिगर बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं तो यह खुली आकृति जो है वह खुला हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप आकृति देख रहे हैं कि बिंदु ए से ही शुरू हुआ था और बिंदु ए पर ही आकर ख़त्म हो गया। अगर इसके अंदर कोई फंस गया है तो वह बाहर नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से बाउंड्री क्या है? लॉक है, बाउंड्री बंद है। ठीक है ना, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ओपन फिगर और क्लोज फिगर। ओपन फिगर के अंतर्गत यानी खुली हुई आकृतियाँ, जैसे मान लीजिए कि मैं एक त्रिभुज बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, ये त्रिभुज बन गया। क्या इसको त्रिभुज कहेंगे? नहीं, इसको त्रिभुज हम लोग नहीं कह सकते हैं। त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज में तीन भुजाएं पाई जाती हैं, लेकिन त्रिभुज एक बंद आकृति होती है। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, लेकिन यह बंद आकृति नहीं है, इसलिए इसको त्रिभुज नहीं कहेंगे। या यहाँ पर जब मैं त्रिभुज बना रहा हूँ, देखिए टोटल क्लोज है, इसके अंदर कोई भी रहेगा तो बाहर नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी चारों तरफ से बाउंड्री लॉक है, पैक है। ठीक है ना, तो यह बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब महत्वपूर्ण चीज़ों को सीखना। चलिए, अब यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ से अब हम थ्योरी की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब तक तो जो भी चीज़ें पढ़े वो बहुत ही बेसिक चीज़ें थी। अब हम मेन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सामने समतल, जिसको इंग्लिश में प्लेन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। आपके सामने यहाँ लिखा भी है कि यह एक चपटा तल होता है। चपटा तल को जिसको इंग्लिश में फ्लैट फिगर कहते हैं, चपटा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर जो यह डिजिटल बोर्ड है, यह कैसा है? तो इसका जो सरफेस है, सरफेस का मतलब तल यहाँ पर शब्द है। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तल को इंग्लिश में सरफेस कहा जाता है। तल को इंग्लिश में सरफेस कहा जाता है। सरफेस का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, किसी भी वस्तु का वह हिस्सा जिसको हम लोग टच करके, छू करके महसूस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह कैसा हिस्सा का है? चपटा तल। इसका तल चपटा ही है। देखिए, यह तल चपटा है, इसके जैसा है। ठीक है ना, यानी जो समतल होता है, समतल का जो तल होता है, जो इसका सरफेस होता है, कैसा होता है? फ्लैट होता है, यानी चपटा होता है। समतल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? समतल में लंबाई पाई जाती है और चौड़ाई पाई जाती है, परंतु मोटाई या कहें ऊंचाई नहीं पाया जाता है। समतल क्या है? ज्योमेट्री के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में हम अगर समतल के बारे में बताएंगे तो सबसे पहले लाइन ये कह सकते हैं कि समतल कैसा होता है? तो यह एक चपटा तल होता है, फ्लैट सरफेस होता है। ठीक है ना, यानी सभी जगह बराबर होता है, ये फ्लैट सरफेस होता है।
जो इसको अगर इसके नाम से समझें, समतल, अगर इसके नाम से इसको समझेंगे तो इसका नाम है समतल। यानी एक ऐसा तल जो सभी जगह समान हो, सभी जगह बराबर हो, उसी को हम लोग समतल कहते हैं, प्लेन कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है ना, प्लेन सरफेस। यानी यह एक चपटा तल होता है। और इस चपटे तल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो इस चपटे तल में लेंथ पाया जाता है और ब्रीड्थ पाया जाता है। यानी इस चपटे तल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, दो चीज़ें पाई जाती हैं, लंबाई और चौड़ाई। समतल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, लंबाई और चौड़ाई। इसमें कोई ऊंचाई या मोटाई नहीं पाई जाती है, ठीक है। इससे वैकल्पिक प्रश्न भी बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम में। इसी थ्योरी से, इसी बेसिक थ्योरी से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि समतल में यानी एक प्लेन में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, या समतल यानी प्लेन में क्या चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। तो समतल में आप देख पा रहे हैं कि समतल में लंबाई पाई जाती है, चौड़ाई पाई जाती है, लेकिन ऊंचाई नहीं पाई जाती है, ठीक है ना, हाइट उसमें नहीं पाई जाती है। समतल है क्या, एक आकृति ही है, जियोमेट्री के अंतर्गत यह एक आकृति कहलाएगा, ठीक है। ज्यामिति के अंतर्गत जितनी आकृतियां होती हैं उन सभी आकृतियों को हम लोग जियोमेट्रिकल फिगर कहते हैं या ज्यामिति आकृति कहते हैं। यानी जो समतल का कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समतल क्या कहलाएगा, एक ज्यामितीय आकृति भी कहलाएगा, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे। इसकी परिभाषा बताते समय आप इसमें एक शब्द जोड़ सकते हैं। ज्यामिति के अंतर्गत जितनी भी आकृति आप पढ़ेंगे उनके लिए एक शब्द हमेशा प्रयोग में लाया जा सकता है, एक वाक्य हमेशा प्रयोग में लाया जा सकता है। अगर आप किसी भी फिगर के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं, उसकी थ्योरी को नहीं जानते हैं, लेकिन एक लाइन परिभाषा में आप हमेशा प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी आकृति देखिए, अगर आपको इतना पता है कि वह ज्यामिति के अंतर्गत आता है तो आप कह सकते हैं कि यह एक ज्यामितीय आकृति है, या इंग्लिश में कहें कि यह एक जियोमेट्रिकल फिगर है, ठीक है ना, ज्यामितीय आकृति है। यानी जो हम लोग ये ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो समतल क्या है, एक ज्यामितीय आकृति है। समतल क्या है, एक ज्यामितीय आकृति है। और समतल दिखने में कैसा होता है वो यहाँ पर बताया गया है कि यह एक चपटा तल होता है। इट इज ए फ्लैट सरफेस विच हैव बोथ लेंथ एंड विड्थ, ठीक है ना। यानी जिसके पास क्या चीज़ें पाई जाती हैं, लंबाई और चौड़ाई। विड्थ मतलब चौड़ाई भी होता है, ठीक है ना, ब्रीड्थ में भी चौड़ाई होता है। बट नो थिकनेस, इसमें कोई मोटाई नहीं पाई जाती है। समतल की आकृति देखिए आपके सामने बना हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज अधूरा है, छूटा हुआ है। यह एक चपटा तल होता है जिसमें अनिश्चित लंबाई तथा अनिश्चित चौड़ाई होती है। जो समतल की आकृति होती है ना, समतल की आकृति में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं फिगर में पहले से बनाया हूँ कि इस एरो का मतलब ये है कि यह सरफेस इधर इस दिशा में जहाँ तक हम चाहेंगे वहाँ तक बढ़ा सकते हैं। यानी इस दिशा में इस सरफेस को, इस आकृति को जहाँ तक चाहें वहाँ तक बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में जहाँ तक चाहें वहाँ तक बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में जहाँ तक चाहें वहाँ तक बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में जहाँ तक चाहें वहाँ तक फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में भी बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में भी बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में बढ़ा सकते हैं। यानी आप समझ पा रहे होंगे कि जो ये एक चपटा तल है जिसमें अनिश्चित लंबाई और अनिश्चित चौड़ाई पाई जा रही है, तभी तो इसको जहाँ तक इच्छा वहाँ तक हम फैला दे रहे हैं। अनिश्चित लंबाई या अनिश्चित चौड़ाई पाई जाती है, तभी इसको हम जहाँ तक हमारी इच्छा सभी दिशाओं में अनंत लंबाई तक, अनंत चौड़ाई तक हम लोग फैला सकते हैं, ठीक है। देखिए, लेकिन समतल में क्या चीज़ें नहीं पाई जाती, थिकनेस, यानी इसमें कोई हाइट नहीं पाई जाती है, कोई ऊंचाई नहीं पाई जाती है, ठीक है। समतल की जो परिभाषा है उसको अब डिफाइन नहीं किया जा सकता है। क्यों डिफाइन नहीं किया जा सकता? क्योंकि समतल में अनिश्चित लंबाई तथा अनिश्चित चौड़ाई पाई जाती है, और अपने डिजिटल बोर्ड पर अनिश्चित लंबाई या अनिश्चित चौड़ाई को दिखा ही नहीं सकते। यहाँ पर तो जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आप देख रहे हैं कि निश्चित है, यहाँ से यहाँ तक बनाया हूँ आप निश्चित है देख पा रहे हैं। बस यह समझ के लिए है
कि जो प्लेन होता है, जो समतल होता है, जिसका तल सभी जगह बराबर होता है, जैसे यह डिजिटल बोर्ड का जो यह शीशा है ऊपर वाला, जैसे यह डिजिटल बोर्ड की ऊपर वाली स्क्रीन है वह बिल्कुल चिकनी है, सभी जगह बराबर है, इसका तल सभी जगह समान है। अब डिजिटल बोर्ड को ही मैं ऐसा बना दूं कि यह डिजिटल बोर्ड मैं इधर लिखता जाऊं तो कभी फिनिश ही ना हो, यानी कभी ख़त्म ही ना हो, ऊपर के तरफ मैं लिखता जाऊं तो कभी ख़त्म ना हो, इस दिशा में भी मैं लिखता जाऊं तो कभी ख़त्म ना हो, नीचे लिखता जाऊं तो कभी ख़त्म ना हो, किसी भी दिशा में लिखता जाऊं तो मान लीजिए कि यह डिजिटल बोर्ड कभी ख़त्म ही ना हो, मुझको स्थान बराबर मिलता ही रहे। अगर यह डिजिटल बोर्ड उस रूप में चला जाएगा तो इसी डिजिटल बोर्ड को हम लोग कहेंगे कि यह एक प्लेन है, समतल है।